चैनल लाइफ ऑफ लीज़ा। हर बार की तरह मैं इस बार भी फिर से आ गई हूँ आप लोगों के पास एक प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो लेके। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मेरा अभी 8 मंथ चल रहा है, तो मैं आज आप लोगों के साथ मेरे सेकेंड ट्रिमिस्टर का जो भी एक्सपीरियंस था, जो भी कॉम्प्लिकेशन था, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो पे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे मैं जो भी प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस शेयर करती रहूँ मेरी चैनल पे, उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। तो वीडियो को और लेट ना करके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं सेकेंड ट्रिमिस्टर की बात करूँ तो सेकेंड ट्रिमिस्टर ऑफ प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा स्मूथ गोइंग रहता है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ट्रिमिस्टर एंड थर्ड ट्रिमिस्टर। तो सेकेंड ट्रिमिस्टर में मुझे जो भी सिम्टम्स हो रहा था उसमें मैं फर्स्ट बताना चाहूँगी, थ्रू आउट प्रेगनेंसी मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी हुई है मॉर्निंग सिकनेस को लेके। मॉर्निंग सिकनेस मतलब ऐसा नहीं था मेरे केस में कि सिर्फ सुबह के टाइम पे ही मुझे उल्टी जैसा नोजिया फीलिंग होती थी, ऐसा नहीं। मुझे थ्रू आउट द डे मुझे नोजिया का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा था। दिन में 1 या 2 बार मुझे वोमिटिंग हर रोज़ लगे ही रहती थी। बहुत ज़्यादा महिलाओं के केस में जैसे फर्स्ट 3 महीने में नोजिया का टेंडेंसी रहता है, वोमिटिंग उल्टी वगैरह होता है, लेकिन सेकेंड ट्रिमिस्टर या फिर थर्ड ट्रिमिस्टर में आके वो एकदम ही स्टॉप हो जाता है। लेकिन अगर मैं मेरी बात करूँ, मेरे एक्सपीरियंस में मुझे सेकेंड ट्रिमिस्टर में भी बहुत ज़्यादा वोमिटिंग का प्रॉब्लम था, और अभी मुझे जैसा कि मेरा 8 मंथ चल रहा है, मेरा थर्ड ट्रिमिस्टर में भी मुझे नोजिया का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मैंने बहुत सारा घरेलू टिप्स वगैरह फॉलो किया था जो मुझे मेरे सीनियर ने सजेस्ट किया था, लेकिन मुझे उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा वोमिटिंग का टेंडेंसी अगर है देन यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, जैसे कि मैंने मेरे डॉक्टर को कंसल्ट किया था, और तब से अभी तक मुझे वोमिटिंग का जो भी टैबलेट है वो लेना होता है। अगर किसी किसी के केस में थोड़ा बहुत मतलब बहुत ज़्यादा आपको वोमिटिंग का टेंडेंसी नहीं है तो आप जिंजर ट्राई कर सकते हो। जिंजर अगर आप अपने मुंह पे रखते हो तो उसमें आपका जो भी वोमिटिंग या फिर नोजिया का टेंडेंसी है वो थोड़ा कम हो जाता है। अदरक वाली चाय भी आप पी सकते हो। ये बहुत ही कम जिन लोगों का नोजिया का टेंडेंसी है उन लोगों के लिए काम करता है। मैंने मेरे केस में ट्राई किया था, लेकिन मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अब आती हूँ सेकेंड सिम्टम पे। सेकेंड सिम्टम की अगर बात करूँ तो मुझे सेकेंड ट्रिमिस्टर से बैक पेन बहुत ज़्यादा होता था। बैक पेन मतलब मुझे लोअर बैक पेन बहुत ज़्यादा रहता था, खास करके नाइट के टाइम पे मुझे लोअर बैक पेन बहुत ज़्यादा होता था। बहुत ज़्यादा टाइम अगर मैं बैठी रहूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा बैक पेन मुझे होता था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम मैं बैठ नहीं सकती थी। अब बारी है थर्ड सिम्टम की। थर्ड सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो मुझे टायर्डनेस बहुत ज़्यादा फील होता था सेकेंड ट्रिमिस्टर में। जैसे कि डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था मुझे ऑफिस वगैरह बंद करना था, मैंने बंद कर दिया था ऑफिस वगैरह। तो घर में भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क तो मैं नहीं करती थी ये टाइम पे। नॉर्मल टाइम पे जितना काम रहता था उससे तो हाफ काम मैं करती थी ये टाइम पे, लेकिन फिर भी मुझे थकान बहुत ज़्यादा महसूस होता था। टायर्डनेस बहुत ज़्यादा रहता था, होल डे टायर्डनेस रहता था। ऐसा लगता था कुछ भी काम करूँ, थोड़ा सा ज़्यादा अगर बात भी करूँ तो भी मैं टायर्ड हो जाती थी। तो मोस्टली टाइम मैं सोई रहती थी। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कॉमन है हर महिलाओं के लिए। डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि इसमें उतनी ज़्यादा डरने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब आती हूँ फोर्थ सिम्टम पे। फोर्थ सिम्टम पे मुझे सेकेंड ट्रिमिस्टर में पैर में थोड़ा बहुत क्रैम्पिंग का प्रॉब्लम था, जो कि मुझे नाइट टाइम पे ज़्यादा दिखने को मिलता था। नाइट के टाइम पे जब भी मैं सोने जाती थी मुझे राइट लेग पे बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग का प्रॉब्लम होता था। तो ये भी बहुत ही सिंपल, बहुत ही कॉमन सा सिम्टम है जो कि हर लेडीज़ में दिखा जाता है। तो इसमें मैं कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत ऑयल से मालिश करती थी अपने पैर को, या फिर आप किसी को बोल सकते हो मालिश वो करके आपको देगा। तो उससे आपको ये जो लेग क्रैम्पिंग है उससे आपको रिलीफ मिल सकता है। लेकिन ये सिर्फ सेकेंड ट्रिमिस्टर में मुझे होता था। अभी जैसे मेरा थर्ड ट्रिमिस्टर चल रहा है, अभी मुझे ऐसा कुछ लेग क्रैम्पिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है। सेकेंड ट्रिमिस्टर में और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का। जैसे कि मुझे 5th मंथ से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। खास करके नाइट के टाइम पे मुझे बहुत बार बार यूरिन जाना होता था।
मोस्टली 40 या 45 मिनट्स के बाद मुझे यूरिन जाना पड़ता था। तो इसमें रात में सोने को भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो ये भी नॉर्मल है, ये भी कॉमन सा सिम्टम है जो हर महिलाओं में ड्यूरिंग सेकेंड ट्रिमिस्टर दिखा जाता है। तो मेरे केस में भी वैसा ही था। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था इसमें जैसी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल है हर महिलाओं में, जो कि आफ्टर डिलीवरी ये बंद हो जाता है। 5th मंथ की एंड से आपको जो बेबी बम्प है वो थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाता है, जो बहुत ही एक स्वीट सा फीलिंग होता है हर महिलाओं के लिए। मेरे केस में भी मुझे 5th मंथ के एंड से मुझे थोड़ा बहुत तो बेबी बम्प दिखना शुरू हो गया था। तो ये मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही स्वीट सा मोमेंट है जो हर होने वाली मॉम के लिए एक बहुत ही अच्छा फीलिंग्स लाता है। अब आती हूँ नेक्स्ट सिम्टम पे। ये सिम्टम्स मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, क्योंकि इसमें मुझे कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम के लिए आप बहुत ज़्यादा हाई फाइबर वाले फूड्स वगैरह ले सकते हो। जैसे मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, डॉक्टर ने मुझे बहुत ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह लेने के लिए बताया था। लेकिन ट्रस्ट में मेरे केस में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम इतना बढ़ गया था कि लास्ट में मुझे मेडिसिन लेना पड़ा, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था। मुझे कभी कभी पेट में दर्द भी होने लगता था, बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक हो जाता था। तो इसीलिए अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है मेरी तरह, तो प्लीज़ यू शुड कंसल्ट योर गाइनोलॉजिस्ट। मुझे डॉक्टर ने मेडिसिन दिया था जो कि मुझे हर रात को लेना होता था आफ्टर डिनर। तो उसके बाद मेरा जो भी प्रॉब्लम था वो हट गया था। इसमें भी इतना ज़्यादा डरने वाली जैसी कोई बात नहीं है। मोस्टली महिलाओं में ड्यूरिंग फर्स्ट ट्रिमिस्टर एंड सेकेंड ट्रिमिस्टर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता ही है, जो कि आफ्टर डिलीवरी सॉल्व हो जाता है। अब आती हूँ कॉम्प्लिकेशन की बारी। रिपोर्ट क्या क्या टेस्ट करवाना होता है सेकेंड ट्रिमिस्टर में, उसकी बात अगर मैं करूँ तो फर्स्ट 2 स्कैन इसमें इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग सेकेंड ट्रिमिस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। एक है एंटी स्कैन और दूसरा है एनोमली स्कैन। एंटी स्कैन जो है उसमें दिखा जाता है आपका जो भी फेटस है उसमें कोई भी क्रोमोसोमल डिफेक्ट है या नहीं, मतलब बच्चे को T21 डाउन सिंड्रोम की कोई चांस है या नहीं। मेरे केस में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था मेरे चैनल पे, फर्स्ट टाइम मेरा जो एंटी स्कैन डबल मार्कर का रिपोर्ट आया था उसमें मेरा T21 पॉजिटिव, मतलब हाई रिस्क आया था। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि ये एक मैं खुद की एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि ये जो एंटी स्कैन और डबल मार्कर टेस्ट है ये आप लोगों को एक रिनाउंड सेंटर से करवाना चाहिए। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम किया था एक नॉर्मल सी लैब पे, जो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट भी नहीं किया था। वहाँ पे जिन्होंने मेरा एंटी स्कैन किया था वो भी उतना एक्सपीरियंस नहीं था। सो इन दैट केस मेरा रिपोर्ट फर्स्ट टाइम गलत आया था। सेकेंड टाइम जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तब डॉक्टर ने मुझे एक बहुत ही रिनाउंड सेंटर का नंबर दिया था, वहीं पे मैंने कांटेक्ट करके सेकेंड टाइम एंटी स्कैन और डबल मार्कर मैंने किया था। इसमें मेरा जो T21 का रिस्क है वो लो रिस्क आया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कैन है, इसमें पता चल सकता है आपकी जो बच्चे है उसमें कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट वगैरह है या नहीं। तो ये आपको बहुत ही अच्छा एक रिनाउंड सेंटर से करवाना चाहिए। और मैं अपनी एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी, अगर फर्स्ट टाइम आपका T21 पॉजिटिव आ रहा है, सेकेंड टाइम भी आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो इसमें इतना घबराने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बस एक रिस्क फैक्टर होता है। दिस इज़ नॉट द फाइनल सोल्यूशन कि आपके बच्चे में कोई डिफेक्ट है, आपको एवोरेट करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारा स्टेप्स है। जैसे कि आप NIPT करवा सकते हो। NIPT एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है जिससे आप 99% ये कंफर्म कर सकते हो कि आपके जो बच्चे हैं उसमें कोई भी क्रोमोसोमल डिफेक्ट है या नहीं। अगर NIPT से भी आप श्योर नहीं होते हो तो एमनियोसिंथेसिस भी आप कर सकते हो। एमनियोसिंथेसिस 100% आपको कंफर्म कर सकता है कि आपके बच्चे में T21 का हाई रिस्क है, बच्चे में डाउन सिंड्रोम होने की चांस है या नहीं। NIPT का कॉस्ट थोड़ा बहुत ज़्यादा रहता है। नॉर्मल अगर आप किसी भी रिनाउंड पैथोलॉजी लैब में जाओगे तो उसका कॉस्ट आता है अराउंड 25 से 30,000 तक। और एमनियोसिंथेसिस का कॉस्ट थोड़ा बहुत कम आता है। जैसे कि मैंने रिनाउंड सेंटर से सजेस्ट किया था, उन्होंने मुझे 15,000 के आसपास बताया था एमनियोसिंथेसिस की कॉस्ट। बट थैंकफुली मेरे केस में सेकेंड टाइम मैंने जब एक अच्छे सेंटर से एंटी स्कैन डबल मार्कर टेस्ट करवाया था तो मेरे T21 का जो है वो लो रिस्क आ गया था।
तो गाइज फर्स्ट टाइम अगर आप लोगों को हाई रिस्क आता है तो उसमें इतना ज़्यादा डरने वाली कोई बात नहीं है। बहुत सारे महिलाओं के केसेस में सेकेंड टाइम वो NIPT एमनियोसिंथेसिस करवाने जाते हैं, वहाँ पे T21 लो रिस्क आ जाता है। तो इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, डॉक्टर आपको जो सजेस्ट कर रहा है वही आप फॉलो करो। अब बारी है एनोमली स्कैन की, जो कि विद इन 20 वीक्स किया जाता है, मतलब 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में एनोमली स्कैन करते हैं हम लोग। तो एनोमली स्कैन में भी दिखा जाता है आपका जो भी बच्चा है उसमें कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है या नहीं। इन दैट केस मेरे एनोमली स्कैन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया था। वहाँ पे एवरीथिंग वाज स्क्रीन नेगेटिव, T21 T18 एवरीथिंग वाज ओके। एनोमली स्कैन के साथ क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट, जो कि एक नॉर्मल सी ब्लड टेस्ट है, वो किया जाता है। सेकेंड टाइम मैंने कोई गलती नहीं किया था, डॉक्टर ने मुझे एक रिनाउंड सेंटर सजेस्ट किया था, वहीं से मैंने करवाया था एंड एवरी रिपोर्ट वाज नॉर्मल। मैंने मेरे 2-3 प्रीवियस वीडियो में मेरा जो भी एनोमली स्कैन का रिपोर्ट है वो मैंने शेयर किया है। अगर आपको कोई भी रेफरेंस चाहिए तो आप मेरे वो प्रीवियस वाला वीडियो एनोमली स्कैन का देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये तो था मेरा सेकेंड ट्रिमेस्टर का जो भी प्रॉब्लम था, जो भी टेस्ट मैंने करवाया था, जो भी कॉम्प्लिकेशन हुआ था, क्या क्या मेरी प्रॉब्लम्स थी, सब कुछ मैंने शेयर किया मेरे सेकेंड ट्रिमेस्टर की प्रेगनेंसी जर्नी में। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हर किसी की सिम्टम्स सेम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मुझ में वही सिम्टम्स था इसलिए आप लोगों को भी सेम प्रॉब्लम, सेम कॉम्प्लिकेशन आप लोगों में दिखेगा। ये हर किसी के बॉडी पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर सिम्टम्स सारे सेम नहीं है, मुझे जो जो सिम्टम्स होता था, तो इसमें भी उतना टेंशन लेने जैसी कोई बात नहीं है। हर किसी के केसेस में सिम्टम्स अलग अलग होता है। तो ये तो था मेरा आज का छोटा सा एक वीडियो। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे मैं जो भी प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड करती रहूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड नाइट।